नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एनवायरमेंटल सेक्शन से रिलेटेड है, जो कि है बायोडायवर्सिटी, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता, इससे रिलेटेड प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी का अगर हम देखें, लास्ट ईयर का कुछ पेपर्स देखें, तो आपको 5-7 साल से इसका वेटेज लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके इस पे टॉपिक पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे, और फिर इस पर आखिरी में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं जैव विविधता पर। अब जैव विविधता का सिंपल सी बात है, जैव विविधता से मतलब क्या है? जैव विविधता का मतलब यह है, अगर हम सिंपल तरीके से अभी हम टॉपिक को आगे बढ़ाना जा रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जैव विविधता का मतलब यह है कि संसार में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनमें जो वैरायटी पाई जा रही है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवित जीवों में जो भी विविधता पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। लेकिन आज के हम इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करते पहले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव विविधता का। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे जैव विविधता की परिभाषा क्या है, जैव विविधता का कंसेप्ट क्या है, जैव विविधता किस तरह से मापी जाती है, और जैव विविधता के लेवल्स क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या स्तर होते हैं उसके। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम परिभाषा को समझेंगे कि क्या होती है ना। फिर दूसरा हम इसका कंसेप्ट समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन आज ही डिस्कस करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक है, और इसमें कुछ हम कंसेप्ट ऐसे फिजिक्स के साथ में रिलेट करेंगे इसको, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में हम 2-3 सब्जेक्ट साथ में रिलेट करेंगे, एक फिजिक्स एनवायरनमेंट सेक्शन और प्लस आपका ज्योग्राफी, है ना। फिर बात करते हैं हम, अगला इसमें क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि इस जैव विविधता का मनुष्य जीवन के लिए, हमारे लिए क्या महत्व है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। और दूसरी बात, महत्व के साथ साथ फिर हम देखेंगे इस पर क्या क्या थ्रेट्स है, थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, यानी इस पर क्या क्या खतरा आ रहा है। ठीक है, और फिर खतरा है तो फिर इसके कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या मेथड अपना सकते हैं। तो कंजर्वेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, और जो हम आसपास देखते हैं उससे हम रिलेट करते चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कंजर्वेशन के साथ साथ, फिर हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड को भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि अमेजोन बेसिन में बायोडायवर्सिटी किस तरह की है, वहाँ पर इंडिया में वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन, पूर्वी हिमालय, है ना, वहाँ पर किस तरह की वेरिएशन हमको दिखेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में करंट से रिलेटेड करेंगे इस जैव विविधता को, कि करंट में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और इससे संबंधित कौन कौन से प्रोटोकॉल नए लाए जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए क्या क्या नया डिस्कशन हो रहा है। तो इसमें हम कुछ न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और उसके संबंधित कुछ आर्टिकल साथ साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में कंक्लूजन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, जिसको आपको क्या है सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, और एक चीज़ और है, इस लेक्चर का नोट्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहला था इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहली बात आती है, हमने बात करी किसकी? बायोडायवर्सिटी की या जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता की जो टर्म्स है सबसे पहले दी गई थी WG रोजेन के द्वारा। सबसे पहले ये टर्म्स किसने दी थी? WG रोजेन के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब रोजेन ने इस बायोडायवर्सिटी की टर्म्स को तो दिया था, लेकिन इसको फेमस करने का काम किया था एडवर्ड विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड विल्सन। ये साथ साथ नोट्स भी आप बनाते चलना। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये सीधा आता है कि जैव विविधता की टर्म्स सबसे पहले किसने दी थी? WG रोसेन ने दी थी, लेकिन इस कंसेप्ट को पॉपुलर बनाने का काम किया था किसने? एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन काफ़ी फेमस व्यक्ति है, इनकी डेथ हुई थी 2021 में, और इनको अगर हम बात करें एडवर्ड विल्सन को एंटमैन भी कहा जाता है, एंटमैन, ठीक है। और ये एंटेमोलॉजिस्ट थे, एंटेमोलॉजिस्ट है यानी कि कीट वैज्ञानिक, कीड़ों पे काम किया था। और इनकी एक एडवर्ड विल्सन का एक बहुत फेमस काम था, वो काम था चींटी और मानव के व्यवहारों पर अध्ययन किया था। इन्होंने चींटियों पर काफ़ी काम किया था। इन्होंने कम से कम, एडवर्ड विल्सन ने 400 से ज़्यादा चींटियों की स्पीसीज़ की खोज की थी। एक तो ये काम था। दूसरी बात, इनकी एक किताब थी जो फेमस है, कभी आपको टाइम मिले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप उसको पढ़ने की कोशिश करना। एडवर्ड विल्सन की किताब थी सोशियो बायोलॉजी, जिसमें सामाजिक व्यवहार के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन किया गया था, ठीक है। तो एडवर्ड विल्सन के बारे में हम बात करें तो ये इनको एंटमैन बोला जाता है, एंटेमोलॉजिस्ट थे। साथ ही साथ इन्होंने चींटियों के 400 से ज़्यादा स्पीसीज़ की खोज की है, और साथ ही साथ क्या करा, इन्होंने एक सोशियो बायोलॉजी किताब लिखी है, और मानव और चींटियों के व्यवहार का इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है। तो कभी इंटरेस्ट हो तो इनकी एडवर्ड विल्सन की सोशियो बायोलॉजी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया, चूँकि हम अभी एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसको हमने विल्सन साहब को हमने क्या बोला? एंटमैन। तो वैसे ही क्वेश्चन आया है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत का बर्डमैन किसको कहा जाता है? किसी को पता है? सलीम अली, है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो कि पक्षी वैज्ञानिक थे। आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट 2.0, है ना, 2.0 आई थी, उसमें अगर कुछ लोगों ने कहा था कि ये सलीम अली के जीवन से ही प्रभावित है। सलीम अली ने बर्ड्स के लिए जो काम किया है इंडिया में, वो अमेजिंग, यानी कि आप उसको बिल्कुल भुला ही नहीं सकते हो, है ना। फिर वैसे ही एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कुछ ये थोड़े थोड़े जीके के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बर्डमैन बोला जाता है सलीम अली को। फिर वैसे ये मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम साहब को। चलो, मिसाइल मैन तो आपको पता है। मिसाइल वुमेन किसको कहा जाता है? तो मिसाइल वुमेन कहा जाता है टेसी थॉमस को, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप पता करते रहा करो, तो उसको आपके एग्ज़ाम में भी ये काम आएगा, ठीक है। अब बात ये हुई कि एडवर्ड विल्सन ने इस जैव विविधता की टर्मिनोलॉजी को क्या करा? पॉपुलर बनाया। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जैव विविधता की, कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रत्येक स्तर, यानी कि हम बात करें जेनेटिक लेवल हो जाए, या इकोलॉजिकल लेवल हो जाए, या स्पीसीज लेवल हो जाए, हर स्तर पर जो भी वैरायटी पाई जाएगी, उस वैरायटी को क्या कहा जाएगा? जैव विविधता। ये किसने कहा था? एडवर्ड विल्सन ने, ठीक है। तो दो नाम याद रखना, WG रोसेन, और सेकेंड कौन सा है? एडवर्ड विल्सन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, डेफिनेशन समझते हैं और इसका कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, यानी कि जीवन के स्तर पर पाई जाने वाली वेराइटी को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। अब जैव विविधता का कंसेप्ट समझने से पहले हमको इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन जो दी गई थी उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन दी गई थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा, CBD के द्वारा, है ना। अब यहाँ पर कई बच्चे बोलेंगे कि CBD क्या है? CBD का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता पर संबंधित अभिसमय, ठीक है। अब ये है क्या? देखिए, ब्राज़ील में एक शहर है रियो में 1992 में एक इंटरनेशनल समिट हुई थी, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। कौन सी समिट? अर्थ समिट। इस अर्थ समिट में एक तो एजेंडा 21 लागू किया गया था, जो कि फिर आगे जाके आप देखोगे 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। वो एनवायरमेंटल पोर्शन, ग्रीन हाउस गैस के इफ़ेक्ट को कम करने वाला जो पोर्शन है वो तो अलग था। लेकिन इस रियो अर्थ समिट का एक महत्व यह है कि ये पहला इंटरनेशनल समिट थी
जिस पर बायोडाइवर्सिटी की बात की गई थी। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब लागू हुआ, कब पास हुआ, तो ये हुआ था 1992 में, है ना, रियो अर्थ समिट में। ठीक है, अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी, टेक्निकल डेफिनेशन, जो कि बायोडाइवर्सिटी की थी। ठीक है, उसको हमको थोड़ा देखना जरूरी है। इसकी डेफिनेशन पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which the area part. This include diversity within species, between species and the ecosystem. ठीक है, अब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन किस तरह से दे रही। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जितने भी सभी स्रोत में से कौन कौन से स्रोत अगर हम देखें जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय हो गया, फिर उसके बाद में समुद्री सागरीय हो गया, और अन्य जलीय स्रोत। यहाँ पर आप देखोगे स्थलीय में आपको अलग अलग तरीके के एनिमल दिखेंगे, जलीय स्रोत में फ्रेश वाटर वालों में अलग आपको वैरायटी दिखेगी, और सागर में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग वैरायटी मिलेगी। तो इनका कहना यह है कि ये सभी स्रोतों में आपको इनमें अलग अलग जीवों में, इनके जो जीव पाए जाते हैं उनमें सब में आपको अंतर दिखेगा। पहला तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, स्थलीय, सागरीय और अन्य जलीय स्रोतों में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें जीवों के लेवल पर अंतर पाया जाता है। एक जगह के जीव दूसरे जीव से सिमिलरिटी नहीं रखते हैं, उनमें वैरायटी दिखती है। क्लियर, एक तो ये बता दिया। फिर उसके बाद में ये तीनों जगह अलग अलग इकोसिस्टम वाली है, अलग अलग हैबिटेट है, आवासीय क्षेत्र अलग अलग है, स्थलीय क्षेत्र अलग एनवायरमेंटल कंडीशन लेके बैठा हुआ है, सागरीय में अलग है दशाएं। तो इनमें सेकेंड स्टेज पे बोल रहा है कि भैया एक तो इनमें जो जीव पाए जा रहे हैं उनमें तो अंतर पाया ही जा रहा है, साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में भी यहाँ पर आपको वैरायटी दिख रही है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट समझ गए, स्थलीय, सागरीय, जलीय, ये सभी इकोसिस्टम में भी वैरायटी दिखा रहे हैं। ठीक है, थर्ड, इन इकोसिस्टम में अलग अलग प्रजातियाँ पाई जा रही है, स्पीसीज पाई जा रही है, उन स्पीसीज में भी वैरायटी दिख रही है। जैसे आप देखोगे इन इकोसिस्टम में कुत्ते की अलग अलग प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है ना, ये अलग अलग प्रजाति मिल रही है। ठीक है, अब ये तीसरा स्टेज हो गया। चौथा स्टेज इसी में डेफिनेशन में समझा रहा है वो कि एक ही स्पीसीज में भी आपको वैरायटी दिखेगी। जैसे मैंने बोला कुत्ते, बिल्ली, ये अलग अलग स्पीसीज की वैरायटी हो गई। अब बात कर रहे हैं कुत्ते की प्रजाति में ही अलग अलग वैरायटी दिखेगी, तो उसको कहा जाता है क्या, जैव विविधता। फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डेफिनेशन, आप इसको समझना भी जरूरी है, और इसको आपके एग्जाम में आया तो ऐसा कैसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर यह बात कर रहा है कि सभी स्रोतों में, सभी स्रोत से मतलब स्थलीय, सागरीय, जलीय, जितने भी इकोसिस्टम, जितने भी आपको जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन सभी स्रोतों में जीवों में अंतर पाया जाता है, उस इकोसिस्टम में भी अंतर पाया जाता है। तीसरा, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम या हैबिटेट में रहने वाले प्रजातियों में भी अंतर पाया जाता है। एक ही प्रजाति में भी आपको वेरिएशन नजर आता है। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझ लिया इसका टेक्निकल एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं, अगले स्टेज में जाते हैं कि जैव विविधता की अभी हमने डेफिनेशन समझी, कंसेप्ट समझा, है ना। अब हम समझेंगे कि इसको डिटेल में देखेंगे कि अगर हम जैव विविधता का लेवल्स देखें तो ये किस किस लेवल पे पाई जाती है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसको एक एक करके समझते आते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जैव विविधता के सबसे पहले 3 लेवल है, एक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी ऑफ जीन। हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, प्रजातीय स्तर पर विविधता,
डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के स्तर पर विविधता, और डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स यानी कि जेनेटिक लेवल पर विविधता। ठीक है, अब ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ आ गई, इसको हम नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम इसका स्तर देखते हैं, हम जैव विविधता को नापने जा रहे हैं कि किस आधार पर हम इसको जैव विविधता को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। अब सवाल ये होता है कि कई लोग ये पूछेंगे भैया पहले तो आप ये बता दो कि स्पीसीज मीन्स क्या होता है। प्रजाति अगर देखा तो बायोलॉजी में हम डिटेल में पढ़ते हैं, फिलहाल मैं बता देता हूँ। प्रजाति मतलब यानी कि एनिमल्स का कोई एक ग्रुप होता है जो आपस में क्या है रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, यानी कि ऐसा ग्रुप एनिमल्स का जो कि क्या है आपस में रिप्रोडक्शन करके अपने ही समान अन्य एनिमल्स को पैदा कर सके, है ना, अन्य व्यक्ति को पैदा कर सके, वो क्या कहलाता है स्पीसीज। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे आधार पर कैसी विविधता होती है। देखिए, आप मान लीजिए किसी गार्डन में गए, गार्डन में आपको कोई एनिमल दिख रहा है, मान लीजिए मंकी दिख रहा है, मंकी के साथ में आपको कुछ प्लांट्स में वैरायटी दिख रही है ना, कुछ अलग अलग पौधे दिख रहे हैं वहाँ पर आपको, इसके साथ साथ वहाँ पर छोटे छोटे आपको कीट भी दिख रहे हैं। ठीक है, कीड़े दिख रहे हैं, है ना, तो ये सब क्या है अलग अलग प्रजाति को शो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया स्पीसीज मीन्स क्या है, यानी कि जिसके मेंबर आपस में रिप्रोडक्शन करके अपने समान अन्य संतति को पैदा कर सके, वो कहलाता है स्पीसीज। अब स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज यानी कि कुत्ते की स्पीसीज अलग है, बिल्ली की स्पीसीज अलग है, बंदर की स्पीसीज अलग है ना, ये आपस में रिप्रोडक्शन करके अपने समान अन्य संतति को पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनको अलग अलग स्पीसीज में काउंट किया गया। तो बात ये हो रही है कि आप जब भी गार्डन एरिया में जाएं या बाहर देखते हैं तो बाहर अपने आस पास जो भी आप एनिमल लेवल पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म लेवल पर जितनी भी वैरायटी देखते हो, अलग अलग स्पीसीज देखते हो, ये डाइवर्सिटी कहलाती है किस लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर, प्रजाति स्तर की विविधता कहलाती है। क्लियर, ये पहला लेवल। सेकेंड बात करते हैं हम डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। अब डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आप गए राजस्थान, वहाँ पर आपने देखा थार डेजर्ट, मरुस्थलीय एरिया, डेजर्ट एरिया है ना। फिर राजस्थान से आप ट्रेवल करते हुए कहाँ चले गए, आप चले गए आपके एमपी में आए। एमपी में आपको मिलेंगे क्या, पर्णपाती वृक्ष वाले वन मिलेंगे ना, डेसिडियस ट्री मिलेंगे, जो कि क्या है बारिश के समय में लहराते हैं, गर्मी में आते ही अपने पत्ते झड़ा देते हैं। ठीक है, ये अलग फॉरेस्ट मिला। डेजर्ट में गए तो डेजर्ट में तो आपको कैक्टस मिल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर अलग तरह के आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, प्लांट सिस्टम अलग दिख रहा है, यहाँ के प्लांट्स अलग है ना। फिर उसके बाद में आप गए पश्चिम बंगाल गए, पश्चिम बंगाल से में आप देखोगे सुंदरवन पहुँच गए। सुंदरवन में आप देखोगे मैनग्रोव्स मिलेंगे। मैनग्रोव्स यानी कि ऐसे वन जो कि जिनकी जड़ें जो है पानी में लटकी रहती, खारे पानी में भी सर्वाइव कर सकती है, और सुनामी और उसमें भी अपने काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल आप ट्रेवल करो, है ना। थार डेजर्ट से हम आए एमपी में, जहाँ पर पहले डेजर्ट से डेसिडियस ट्री वाले में गए, फिर हम गए कहाँ, मैनग्रोव वाले में। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम यानी कि एक आवास, हैबिटेट, आवास यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं उसके चारों तरफ का वातावरण, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम में देखें तो डेजर्ट का अलग है, डेसिडियस ट्री वाला अलग है, मैनग्रोव वाला अलग है। तो ये अलग अलग वैरायटी मिल रही, क्योंकि ये इकोसिस्टम लेवल पे वैरायटी है तो फिर उसमें पाई जाने वाली प्रजाति पे भी वैरायटी होगी, और फिर वो एक प्रजाति के अंदर भी विविधता होगी। ये तो हम CBD की डेफिनेशन में हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ गए क्या कि अलग अलग इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी दिखती है उसे हम किस लेवल में काउंट करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, थर्ड बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ जीन। ठीक है, अब डाइवर्सिटी ऑफ जीन का मतलब यह है कि ये जैव विविधता का लेवल काउंट किया जाएगा जेनेटिक लेवल पर, जिसमें टाइप्स ऑफ जीन, क्रोमोसोम में वैरायटी, जीन में वैरायटी, इसके आधार पर हम क्या है ये डाइवर्सिटी को काउंट करते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इसका। देखिए, अगर हम बात करें मनुष्य की, मनुष्य क्या है,
होमोसेपियंस, होमोसेपियंस है। अब मनुष्य होमोसेपियंस है, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है सब होमोसेपियंस है। लेकिन आप देखोगे हम यहाँ से ट्रेवल करते हुए गए अफ्रीका, अफ्रीका में आपको मिलेंगे निग्रो, ठीक है। निग्रो यानी कि काला रंग है उनका, बाल छोटे छोटे हैं, है ना, एक अलग वैरायटी दिखेगी। फिर आप ट्रेवल करके अफ्रीका से आप कहाँ पहुँच गए, चीन पहुँच गए, नॉर्थ कोरिया पहुँच गए, जापान पहुँच गए। यहाँ पर आपको मिलेगी क्या, मंगोलाइट, जहाँ पर उनकी आंखें छोटी छोटी है, ठीक है। हालांकि वो भी होमोसेपियंस है, हम भी होमोसेपियंस है, ठीक है। दोनों ही होमोसेपियंस है, लेकिन दोनों यानी दोनों तीनों में सब में क्या है, वेराइटी है। तो स्पीसीज कौन सी है, एक ही है, होमोसेपियंस। तो स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के लेवल पर जो वेराइटी पाई जाती है, एक स्पीसीज, याद रखना इसमें टर्मिनोलॉजी है ना, एक स्पीसीज के लेवल पर जो वेराइटी पाई जाती है वो क्या कहलाती है, कौन सा लेवल कहलाता है, जेनेटिक लेवल, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ जीन। अब इसमें कुछ एग्जांपल थोड़े और अपन देख सकते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो ये हो गया होमोसेपियंस का दिया, दूसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं राइस का। राइस चावल, है ना, चावल का अगर साइंटिफिक नाम देखें तो आपको पता होगा ओरिजा, है ना, ओरिजा सटाइवा इसका एक नाम होता है साइंटिफिक। लेकिन चावल की आप बहुत सारी अलग अलग किस्में देखते हो, बासमती चावल, काली मूंछ चावल, चिन्नौर चावल, है ना, मोगरा चावल, ये सब क्या है, चावल की अलग अलग वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। फिर हम बात करें चावल के, मैंगो सबसे बड़ा, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मैंगो आप खा ही रहे होंगे। मैंगो में आप देखते हो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, मैंगिफेरा इंडिका। मैंगो के लेवल पे भी अलग अलग आपको वैरायटी दिख रही है। अब देखो यहाँ पर स्पीसीज तो एक ही है, मैंगो, राइस एक ही स्पीसीज है, मनुष्य एक ही स्पीसीज है, होमोसेपियंस हो गया, ओरिजा हो गया आपका, और ये आपका क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। वैसे ही हम फिर ये एक इमेज दिख रही है आपको डॉग की, डॉग की स्पीसीज अलग है, लेकिन डॉग में आपको दिख रहा है एक ही स्पीसीज में आपको अलग अलग वेराइटी दिख रही है। तो ये सब क्या कहलाती है, ये कौन सा लेवल कहलाता है, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स। क्लियर। तो 3 लेवल हमने देख लिए। पहला लेवल कौन सा था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो अलग अलग तरीके के वेराइटी दिख रही है आपको, स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज दिख रही है, उसको हम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज में काउंट करेंगे। हैबिटेट लेवल पर अलग अलग वेराइटी मिलेगी, उसको इकोसिस्टम। और जेनेटिक लेवल यानी एक ही स्पीसीज में जो वेराइटी दिखेगी उसको बोलेंगे डाइवर्सिटी ऑफ जीन, ठीक है। अब ये तो आज का टॉपिक हुआ है। अभी चूंकि हम टेक्निकल एस्पेक्ट में आज पहली बार गए हैं, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में कल हम और इसका पढ़ेंगे। एक तो इम्पोर्टेंस कल डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस के साथ साथ, इम्पोर्टेंस है तो साथ साथ उसके कंजर्वेशन की भी हम बात करेंगे, ठीक है। और कंजर्वेशन के साथ साथ फिर हमको देखना होगा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, उसका कौन कौन से कारण है जिसके कारण जैव विविधता खत्म होती जा रही है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।